हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। और आज के इस चैप्टर को इसी एक ही वीडियो में हम खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फॉर्मूला को, हर एक टर्म को, उसकी डेफिनेशन को, सब कुछ कर लेंगे। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को। अब इंट्रोडक्शन में हमें यह देखना है कि हम ह्यूमंस, हम इंसान जो भी वर्क करते हैं वो एक्चुअल में साइंस की भाषा में वर्क नहीं है। जैसे कि तुम काफी घंटे बैठकर एक जगह पे पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद तुम्हें लगा कि तुमने बहुत सारा वर्क कर लिया, या फिर कोई बंदा अपने ऑफिस का काम कर रहा है, एक जगह पे बैठकर घंटों तक लैपटॉप में लगा पड़ा है और कह रहा है मैंने बहुत सारा वर्क कर लिया, पर साइंस की भाषा में वो वर्क नहीं है। तो भाई साइंस की भाषा में वर्क क्या है, तो उसके लिए समझते हैं साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। यानी साइंस क्या समझती है कि वर्क क्या है। साइंस की भाषा में कब ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी वर्क हुआ है, व्हेन वर्क इज डन। अब साइंस की भाषा में हम तब कह सकते हैं वर्क हुआ है जब ये दो चीजें हो रही हों। सबसे पहला तो फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होनी चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ जोर लग रहा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है वो उस फोर्स की वजह से अपनी जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए, अपनी जगह से हिलना चाहिए। तब हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क वहां पर उस ऑब्जेक्ट पे हुआ है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि थ्रोइंग अ स्टोन। अगर तुमने पत्थर जो है उठा के कहीं पे थ्रो किया, फेंका, तो उससे हुआ क्या। तुमने सबसे पहले तो पड़ा हुआ जो पत्थर है, समझ लो ये पत्थर है, तुमने ऐसे से उठाया तो यहां पर क्या हुआ, तुमने इस पे इसको उठाने के लिए फोर्स लगाई और ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ, अपनी जगह से हिला। फिर तुमने इसको थ्रो किया तो यहां पे थ्रो करने के लिए भी तुमने फोर्स लगाई और अपनी जगह से ये तब भी डिस्प्लेस हुआ, यहां से वहां गया। अब मैं फेंक के नहीं दिखाऊंगा, इसे बहुत महंगा मार्कर है। हाँ, दूसरा पिकिंग अप एनी ऑब्जेक्ट। जब तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाते हो तब तब उस पर कोई फोर्स लगती है, और तब ये सब कितना तब कर रहे हो, अरे यार सॉरी, जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करते हो, उठाते हो, तो तुम उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स की वजह से वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है, तो यानी उस पर वर्क हो रहा है। अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो है वर्क डन बाय अ कंटिन्यूअस फोर्स। अब ठीक है, हमें पता चल गया साइंस की भाषा में वर्क डन आखिर है क्या। अब हम उस वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा हो, जब उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लग रही हो, यानी उस पर फोर्स लगती ही जा रही हो, या कांस्टेंट या कंटिन्यूअस फोर्स लग रही हो। वैसे कंटिन्यूअस सही वर्ड है। तो इसमें, इस टॉपिक के अंडर हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है फॉर्मूला फॉर वर्क डन, यानी वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब जैसा कि हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा उसी से इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यानी वर्क डन क्या है भाई साहब, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लगे और उससे वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। तो वर्क डन आ जाएगा हमारे पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। W है यहां पे वर्क, F है यहां पे फोर्स और S है यहां पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और यहां पर ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ना, ये दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी हैं, यानी कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, लगता है तुमने पुराने फिजिक्स के चैप्टर नहीं पढ़े मुझसे। मैंने तब बताया है, हर चैप्टर में बताया है कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी या टर्म होती है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, यानी डायरेक्शन और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, बस मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि वर्क है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है जी, ये भी ठीक है सर। वर्क का फॉर्मूला पता चल गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम जानते हैं कि ये जो वर्क है इसकी यूनिट क्या होती है। यहां पर लिख दूं, यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क की यूनिट होती है जाउल, जिसको जे से लिखा जाता है। वैसे इसकी एक और यूनिट भी होती है जो तुम इसके फॉर्मूला से बना सकते हो। क्या सर, क्या, जल्दी बताओ। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन।
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हुई? न्यूटन मीटर। यानी फोर्स की एक यूनिट तो जाउल हो गई, फोर्स नहीं सॉरी वर्क की एक यूनिट तो जाउल हो गई और दूसरी हो गई न्यूटन मीटर। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक जाउल को डिफाइन करो, कैसे करोगे? अब इसका जो फॉर्मूला है ना, इसमें तुम हर जगह उसके यूनिट के साथ 1 पुट कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है। 1 जाउल को डिफाइन कैसे करना है? सर कैसे, जरा करके तो बताओ। अरे करके बता देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो यार, फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क की जगह भर दिया उसका 1 जाउल, इसकी जगह भर दिया 1 न्यूटन और इसकी जगह भर दिया 1 सेकंड नहीं सॉरी मीटर। अरे सर क्या कर रहे हो, टाइम थोड़ी है। अरे सॉरी यार, गलती हो जाती है, मीटर। अब देखो यार, यहां पर 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब इससे 1 जाउल कैसे डिफाइन हो गया सर? ध्यान से देखो, मेरे नजरिए से देखो इसे, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है, छुपी हुई है। यानी 1 जाउल का वर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं जब ये वर्क किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो जिस पर 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है और उस 1 न्यूटन की फोर्स लगने की वजह से वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्प्लेस हुआ हो। यानी 1 जाउल कैन बी डिफाइंड व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जाउल इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर विद द अप्लाइड फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। ऐसे डेफिनेशन बन सकती है। बाकी उसके अलावा हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था जो न्यूटन जी ने दिए थे, F इज इक्वल टू ma, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। यहां मास जो m है वो समझ लो उस ऑब्जेक्ट का मास जिसे डिस्प्लेस किया जा रहा है, और एक्सेलरेशन जितनी स्पीड से वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहां पर अगर मैं इस फॉर्मूले में F की जगह ma भर दूं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह भर दिया ma, और ये डिस्प्लेसमेंट s तो एज इट इज था ही, तो एक और फॉर्मूला वर्क का हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक, तो ये थी कुछ वर्क डन बाय अ कंटिन्यूअस फोर्स के टॉपिक की बातें। उसके बाद अब ये जो वर्क है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये वर्क जो है पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में लग रही हो। यानी अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो। यानी फोर्स समझ लो इधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रही है, तो वर्क हो जाएगा नेगेटिव। अब वर्क जो है ये जीरो भी हो सकता है। ये जीरो कब होगा? जीरो ना ये 3 केसेस में हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला केस तो जब फोर्स जीरो हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। दूसरा केस जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए तब वर्क जीरो हो सकता है। और तीसरा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स लग रही है समझ लो ऊपर और डिस्प्लेसमेंट हो रही है सीधा, और इनके बीच में इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, इसी को हम कहते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर है। उस टाइम पर जो वर्क है वो जीरो होगा। ठीक, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है यार? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर सकता है ये उसकी एनर्जी है। अंग्रेजी में बोले तो इंग्लिश में, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी वर्क मतलब कितना वर्क कर सकता है, वही उसकी एनर्जी है। और जो एनर्जी है उसकी यूनिट भी जाउल ही होती है, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। इसकी एक और यूनिट भी होती है, दैट इज किलो जाउल। और यहां पर ये जो 1 किलो जाउल है वो 1000 जाउल के बराबर होता है। ठीक, तो ये पूरी कहानी हमने पढ़ ली अभी तक वर्क की। अब आगे इस एनर्जी के कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें आगे और पढ़नी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उस पर फोकस करेंगे। फिलहाल जितना करवा दिया है उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा हम ह्यूमंस जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम समझते हैं कि हमने बहुत काम कर लिया, वो एक्चुअल में साइंस की भाषा में वर्क नहीं है। साइंस की भाषा में कोई भी वर्क तब होता है जब जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है उस पर कोई ना कोई फोर्स लगे और वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो। एग्जांपल्स देखी, उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा, उससे जुड़ी कुछ बातें जानी, फिर वर्क देखा हमने, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है,
कब कब होगा वो जाना। फिर वर्क को खत्म करने के बाद शुरू हो गया एनर्जी का टॉपिक, एनर्जी की डेफिनेशन देखी, उसकी यूनिट देखी, और अब हम समझने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को। फिलहाल इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी अब एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं, जो कुछ टाइप्स हैं, उसे हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई साहब? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। यानी काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कोई भी ऑब्जेक्ट पोजेस कर लेता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अचीव कर लेता है जब वो मोशन में होता है। ठीक, उसके बाद अब इसका हम कुछ ना कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला भी होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो अब हम उसे निकालने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पर मैंने कोई ना कोई फोर्स लगाई F, और मेरे इस फोर्स लगाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा गया सीधा गया सीधा गया। अब ये ऑब्जेक्ट पहुंच गया यहां पे जिसका मास था m। ठीक, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये s डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेस हुआ है, और क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाई तो ये आगे गया, इसमें एक्सेलरेशन भी आई है, और वो एक्सेलरेशन है a की, a एक्सेलरेशन आई है इसमें। अब इतनी चीजें समझने के बाद मैं फॉर्मूला बनाना शुरू कर सकता हूं। यहां मैं अब सारा सामान लेके आ गया अपना फॉर्मूला बनाने का। जैसे कोई भी खाना बनाना होता है तो सबसे पहले सब्जियां लेके आते हो ना, तो वैसे ही मैं यहां पे सब्जियां लेके आ गया हूं। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह फॉर्मूला तो याद ही होगा, हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि v² - u² इज इक्वल टू 2as। ठीक, यहां से मैं इस s को अगर अलग कर दूंगा, यानी s को इधर रहने दो, 2a को इधर भेज दो, यहां पे आ गया v² - u², तो एज इट इज 2a इधर आ गया डिवाइड में। कोई भी चीज इक्वल टू के एक तरफ अगर मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, पता ही है ये तो यहां पर s का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूं डब्बे में। उसके बाद हमें एक और चीज पता है। क्या पता है? फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन भाई साहब, F इज इक्वल टू ma। ठीक, फोर्स का एक फॉर्मूला मिल गया, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला मिल गया। वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे उसकी वैल्यू भर देते हैं ma, इंटू डिस्प्लेसमेंट की जगह उसकी वैल्यू भर देते हैं v² - u² अपॉन 2a। पता है ना v² क्या है? v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से इसने चलना शुरू किया वो u थी, और जिस फाइनल वेलोसिटी पे वो पहुंच गया वो v है। यानी शुरुआत में इसमें इसकी जो भी स्पीड थी वो u है, और जब वो फाइनली जिस स्पीड पे पहुंच गया चलते चलते वो v है। ध्यान में रहे। उसके बाद अब इसका लिख देते हैं फॉर्मूला v² - u² अपॉन 2a। यहां पर s की जगह पे फोर्स की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया ma, डिस्प्लेसमेंट की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया v² - u² अपॉन 2a। अब यहां से a तो कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला बन गया वर्क इज इक्वल टू मास इंटू v² - u², और ये नीचे जो 2 आ रहा था वो मैं इसके नीचे ले आता हूं, एक ही बात है। तो ये आ गया फॉर्मूला। अब यहां पर ये जो वर्क हुआ है, बेसिकली ये जो वर्क हुआ है ये तब हुआ है जब पहले कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी थी एंड देन वो फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचा कोई भी ऑब्जेक्ट। अब मैं ऐसा कह देता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी रही वो थी 0। ठीक है, फॉर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, यानी ये बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन से चलना शुरू हुआ ऑब्जेक्ट, यानी ये पहले बिल्कुल ही रुका हुआ था। तो उस टाइम पर अगर मैं इस u को 0 कर दूंगा तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा इस वर्क का, अरे गंदा हो गया, वर्क का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा हाफ mv², क्योंकि ये u तो 0 हो गया तो u का स्क्वायर भी, मतलब 0 का स्क्वायर भी 0 रहेगा, तो ये तो पूरी की पूरी चीज हट गई ना, तो बचा सिर्फ mv²। तो ये हाफ mv² हमारे पास वर्क आ जाएगा, और ये जो वर्क हुआ है हाफ mv², यही हमारी यही हमारी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। यानी कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसे मैं E लिख सकता हूं, वो आएगी हाफ mv²। यानी कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, जिस पर कांस्टेंट वेलोसिटी v लग रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हाफ mv² वाले फॉर्मूला से। ये हमने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला प्रॉपर डिराइव कर दिया है। मैं एक बार देख लूं कैमरा में कि नीचे फॉर्मूला दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, बहुत सुंदर तरीके से दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यार देखो, हमारी जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है ना,
वो वर्क डन के बराबर होती है। यानी हमारी काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो वर्क डन के बराबर ही होता है। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया? अभी समझाता हूं, तुम्हें मैथ के जरिए समझ आएगा। देखो यार, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब जब काइनेटिक एनर्जी में फाइनल वाली में और इनिशियल वाली में चेंज आया, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसी का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहे हैं कि ये वर्क डन के बराबर है। अब समझ आया कि अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आ रहा सर, तो चलो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखो यार, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पर वी कब लगेगा? जब फाइनल वाला है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर। जब इनिशियल वाला है तो क्या होएगा? हाफ एम वी की जगह यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू है। उसके बाद अब देख लो ये क्या आएगा, सॉल्व कर लो इनको। देखो हाफ तो कॉमन आ गया, दोनों में आ रहा है। मास भी कॉमन आ गया, एम एम दोनों में आ रहा है। तो क्या बचा? यहां से हाफ एम तो कॉमन आ गया, बचा सिर्फ वी स्क्वायर। माइनस यहां से भी हाफ एम कॉमन आ गया, माइनस साइन यही वाला लग गया, और बचा क्या? सिर्फ यू स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये कितने के बराबर है? यही तो था वर्क, यानी कि 1/2, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही तो था वर्क, वही तो आ गया। यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है। यहां से प्रूफ भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ने के बाद अब बात आती है पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने की। देखो यार, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि आखिर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो, ये एक मार्कर है, समझ लो। ये मार्कर जो है पहले एक जगह पे बस ऐसे पड़ा हुआ था, नहीं छेड़ा किसी ने, यानी कि इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है। फिर मैंने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा और इसे मैंने ऐसे ऊपर ले आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस मार्कर में पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई, बढ़नी शुरू हो गई। और जब मैं इसको ऐसे मैक्सिमम हाइट पे ले आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। यानी कि जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा रहा हूं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी शुरू हो जाती है, और जब मैंने उसे एक जगह के रोक दिया तो यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी स्टोर हुई पड़ी है मैक्सिमम वाली। जब वो मैक्सिमम हाइट पे या किसी हाइट पे आ जाता है, फिर जब मैं इसे छोड़ूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, और नीचे गिर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी फिर से जीरो हो जाएगी। यानी यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जब मैंने इसे उठाना शुरू किया वो बढ़नी शुरू हुई, छोड़ा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर से कम होनी शुरू हुई, और ये जब नीचे गिर गया तो गिरने के बाद फिर से पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। समझ आया? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वाली एनर्जी है जो उसके अंदर उसकी पोजिशन के वर्च्यू के हिसाब से आती है। ठीक, उसके बाद एग्जांपल दी हुई है स्प्रिंग की एग्जांपल। जैसे मैंने तुम्हें मार्कर की एग्जांपल दे दी, ऐसी स्प्रिंग भी ले सकते हो। जैसे कोई भी एक स्प्रिंग अगर ऐसी पड़ा हुआ है, स्प्रिंग तो तुम्हें पता होगा क्या होता है ना? नहीं पता तो जाओ अपने किसी पास की दुकान से जाके कहो, भैया जी मुझे स्प्रिंग दे दो। पर उसके पास मत जाना जो सब्जियां बेचता है, वो कहेगा ये स्प्रिंग क्या होता है। उसे तो वैसे पता होगा पर वो कहेगा मेरे पास नहीं है। ठीक है ना? स्प्रिंग, अब यार ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है यार, इतना भी क्या कर रहे हो। स्प्रिंग जो है यहां पे पड़ा हुआ है, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मैंने इसे खींचा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ इसमें स्टोर हो जाएगी। फिर जब मैं इसे छोड़ूंगा ये एकदम से फिर से कॉम्प्रेस हो जाएगा, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा जीरो हो जाएगी। अरे भाई ऐसा दिखता है ये स्प्रिंग, अब याद आया। अब ये स्प्रिंग को एक तरफ से पकड़ के या दूसरी तरफ से भी पकड़ के अगर मैंने इसे खींचा तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जब छोड़ा तो फिर जीरो हो जाएगी। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अब यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी का भी एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं। कैसे? हम क्या करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को ना कुछ हाइट तक ऊपर ले जाएंगे और उससे हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जो भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है वो ही उस ऑब्जेक्ट के वर्क डन के बराबर होती है। ये चीज पहले तो जान लो। उसके बाद समझ लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इस ऑब्जेक्ट को मैंने उठाया यहां तक, और यहां मैंने इस ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट तक उठाया है, h हाइट तक उठाया है। इस ऑब्जेक्ट का मास समझ लो m है,
और फिर मैंने यहां तक इस ऑब्जेक्ट को उठाया, उसके बाद मैंने क्या किया, इसे गिरा दिया, इसका फ्री फॉल कर दिया, फ्री फॉल कर दिया मैंने इस ऑब्जेक्ट को, मतलब यहां से फिर एक बार यहां तक उठाया, फिर इसको फ्रीली फॉल कर दिया, यानी ऊपर से गिरा दिया। तो ये होगा क्या, फिर ये एकदम से नीचे गिरेगा। और नीचे क्यों गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटी से नीचे खींच रही है। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा है ना अच्छे से, मैंने पढ़ा दिया है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ लो। यानी ग्रेविटी जो है इसे नीचे खींच रही है, इसलिए ये फिर नीचे गिर जाता है। यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसे h हाइट तक उठाया गया और फिर उठा के इसका फ्री फॉल कर दिया, इसे ग्रेविटी के वजह से नीचे आना पड़ा। अब यहां पर मेरी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, मेरी नहीं, इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो h हाइट तक की डिस्प्लेसमेंट हुई है, यानी h हाइट तक ये डिस्प्लेस हुआ है, उठाया गया है। इस पर जो फोर्स लगी है, वैसे तो ma हमने अभी तक पढ़ी है ना, F इज इक्वल टू ma अभी तक, पर यहां पर एक्सेलरेशन की जगह पे g आएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो रही है, तो mg। तो वर्क के फॉर्मूला में रख देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स की जगह पे आ गया अपने पास में mg, डिस्प्लेसमेंट हुई है h हाइट तक की, तो वर्क आ गया mgh। और यहां हमने ऊपर पढ़ा ही है कि कोई भी चीज का वर्क डन उसमें की गई एनर्जी के बराबर होता है। तो यहां पर ये इसी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जिसे मैं E और उसके पैर में P करके लिख दे रहा हूं। तो ये रहा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh। m मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास जिसे उठाया जा रहा है, g मतलब वो ग्रेविटी जिसकी वजह से वो नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h है वो वाली हाइट जिस हाइट तक उस ऑब्जेक्ट को उठाया गया है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम ये भी कह सकते हैं कि ये है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, चलो अभी फिलहाल तक मैंने जितना भी करवा दिया एक बार रिवाइज करवाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने सबसे पहले यहां पर बताया कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशन को देखा, उसके फॉर्मूले को डिराइव किया जो कि आया हाफ mv²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है, हमने ये जाना और उसे मैथमेटिकली प्रूफ भी किया। फिर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल। फिर जब किसी ऑब्जेक्ट को कुछ h हाइट तक उठाया गया, उस टाइम पर उसे फ्रीली फॉल करवाया गया, ग्रेविटेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो नीचे गिरा, वहां से उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ये एक नियम है, एक लॉ है एनर्जी को कंजर्व करने वाला। ठीक, यानी कि सर समझ में नहीं आया, आपने तो जो लिखा था वही बोल दिया, समझाया कहां पे? अरे समझा रहा हूं, सब्र करो जरा। देखो यार, इस लॉ में या फिर ये लॉ ये कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही एनर्जी को खत्म किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बनाया जा सकता है। बनाया नहीं मतलब क्या कह सकता हूं मैं, उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। वही इस डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। और जो हमारी टोटल एनर्जी रहेगी वो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले और बाद में सेम ही रहने वाली है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन विल रिमेन सेम। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक लॉ है, एक नियम है साइंस के अंदर जो कि कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं बहुत ज्यादा ना फंबल कर रहा हूं, मेरे वर्ड अटक रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अब टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के दोनों को ऐड किया जाए तो उसी के बराबर होती है। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो टोटल एनर्जी होने वाली है वो सेम रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, एक जैसी रहने वाली है, नहीं बदलने वाली है। यानी कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ये जो सम है ये कांस्टेंट रहने वाला है, एक जैसा ही रहने वाला है।
चलो अब मैं इसको ना तुम्हें एक एग्जाम्पल के जरिए क्लियर करता हूं, इसका प्रूफ करते हैं कि आखिर सचमुच में ऐसा होता है क्या, और होता है तो कैसे और क्यों। देखो समझ लो कि यहां पर एक बॉल पड़ी है जिसका मास है m, ठीक। मैंने क्या किया, इसको उठाया कुछ हाइट तक, h हाइट तक समझ लो मैंने इस बॉल को उठाया है, ठीक। अब यहां पे जब बॉल नीचे पड़ी हुई थी जमीन पे, इस टाइम पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी 0। जैसा कि हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही जमीन पे पड़ा हुआ हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। जब मैं इसे ऐसे उठाऊंगा तो कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें फिर आ जाएगी, जब मैं छोड़ दूंगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू हो जाएगी। यानी यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और यहां जब मैं इसको ऊपर बॉल को यहां तक ले आया तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, आ गई है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को मैं कह देता हूं के। कोई भी कह सकते हैं, मैंने के कह दिया कि कुछ के टाइम्स की पोटेंशियल एनर्जी इसमें आ चुकी है अभी। और यहां पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ना इस बॉल की, जब इसको उठाना शुरू किया गया तो उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कुछ ना कुछ यहां पर थी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसमें थी। तो यहां पर मैं काइनेटिक एनर्जी को के मान लेता हूं कि यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ थी के, जब इसको उठाना शुरू किया गया, जब इसको मूव करना शुरू किया गया। ऊपर जब ये पहुंच गया और अब पहुंच के हमने इसे एक जगह पर रोक दिया, तो रोकने के बाद यहां इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है समझ लो वो हो गई 0, वो हो गई 0। यहां तक मैंने अभी तक तुम्हें जो भी चीजें बताई हैं उसे मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले जब ऑब्जेक्ट ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0। मैंने इसे कुछ हाइट तक उठाया, इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ गई जिसे मैंने कह दिया के। और इसमें काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करी जाए तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे इसकी थी के, मतलब जब मैंने इसे उठाना शुरू किया उस टाइम पर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी ऐसे के। फिर ये मूव करता रहा, काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी कम होती गई, कम होती गई, कम होते वो हो गई 0। और पोटेंशियल एनर्जी जो 0 थी वो बढ़ते हो गई के। अब अगर मैंने यहां से इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, फ्रीली फॉल कर दिया, फ्रीली नीचे गिरा दिया, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की जब वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ या फिर मैं कहूं तो मोशन में हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो और उस टाइम पर उसमें जो भी एनर्जी हो वही होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट अब मूव करना शुरू कर दिया, फ्री फॉल होना शुरू कर दिया, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी तो इसके मूव करने की वजह से बढ़ती जा रही है, पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। तो इसीलिए जब ये दोबारा से नीचे गिर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी फिर 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी फिर से के टाइम्स हो जाएगी जब ये एकदम गिरने वाला होगा तब। तो इस चीज से हमें क्या समझ आया सर, क्यों इतनी हमें सुना रहे हो ये कथा, क्यों, क्या समझ आया इससे? देखो यार, यहां पर अगर मैं इस केस की बात करूं, इसे मैं कह देता हूं केस नंबर 1। ऊपर वाला जो केस था इसे मैं कह देता हूं केस नंबर 2। तो यहां पर केस नंबर 1 की बात करी जाए तो इस टाइम पर जो हमारी टोटल एनर्जी थी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो कितना है, के। यानी पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी है, 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के, यानी कितना आया, के। दूसरे केस में देखा जाए ऊपर यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, के। आंसर कितना आया, के। यानी कि और सिर्फ ऊपर और नीचे नहीं, अगर मैं बीच में कहीं पर भी ले लूंगा ना इन दोनों का सम, जब मैं उसे उठा रहा हूं किसी भी पॉइंट पे रोककर अगर मैंने इसकी टोटल एनर्जी देखी तब भी ये इतनी ही आने वाली है। यानी कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी है, इसका जो सम है यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी, ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आया समझ? फाइनली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसको। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करो और फिर से देखो, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छे से मुझे नहीं लगता अब और समझाया जा सकता है।
इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर सम किया जाए, इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए, इन दोनों का प्लस किया जाए, तो इसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये अगला टॉपिक भी है और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक भी है, इसके बाद चैप्टर भी खत्म है। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि वर्क करने का रेट, वर्क करने का टाइम, कि कितनी तेजी से या कितने टाइम में वर्क हो रहा है, वो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क ज्यादा होगा अगर तेजी से वर्क हो रहा है, कम होगा अगर धीमे धीमे वर्क हो रहा है। अब इसमें हमें पावर के बारे में पढ़ना है। पावर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में किस रेट से वर्क कर रहा है, वही उसकी पावर है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से वर्क कर रहा है तो उसकी पावर ज्यादा है, धीमे धीमे वर्क कर रहा है तो उसकी पावर कम है। अब पावर का जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि उसका मतलब जैसे कि उसकी डेफिनेशन है, वैसे ही उसकी फॉर्मूला होगा, दैट इज वर्क अपॉन टाइम, यानी कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है वो है उसकी पावर। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो ये है वर्क, वर्क की यूनिट होती है जाउल, अपॉन टाइम होता है सेकंड में, सेकंड यूनिट होती है एस सेकंड, यानी कि इसकी यूनिट हो गई जाउल पर सेकंड। ये तो एक यूनिट हो गई। इसकी एक और यूनिट भी होती है जो कि होती है वॉट, WATT, जिसको W से डिनोट या रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और यूनिट होती है जो कि होती है किलोवाट, और 1 किलोवाट जो है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। अब यहां पर तुमसे पूछा जा सकता है कि 1 वॉट को डिफाइन करो। कैसे डिफाइन करना है? वैसे ही जहां जहां फॉर्मूला में, मतलब फॉर्मूले में जो जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं उनकी यूनिट के साथ 1 1 लगा दो। पावर यहां पे लगा दो 1 वॉट इज इक्वल टू वर्क यानी कि जाउल अपॉन टाइम यानी कि सेकंड। यानी कि 1 वॉट को डिफाइन किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी पावर जब उस ऑब्जेक्ट पे 1 जाउल का वर्क हो रहा हो 1 सेकंड में। 1 वॉट कैन बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज डूइंग वर्क ऑफ 1 जाउल इन 1 सेकंड। डेफिनेशन खुद से बना सकते हो अगर तुम्हें इस फॉर्मूला के जरिए इसकी डेफिनेशन को पढ़ना आ गया, इसकी डेफिनेशन को देखना आ गया। तो ये यहां पर मैंने जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं उसको एक बार सम अप कर देता हूं, उसके बाद तुम इसे नोट कर लेना और फिर जाना मत, क्योंकि एक शायरी सुनानी है। हर बार लेक्चर के एंड में कुछ ना कुछ तो भाई अपने को करना ही होता है, तुम्हें रिफ्रेश करने के लिए, तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए। इतना भारी भरकम चैप्टर खत्म किया भाई साहब, तो कुछ रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ना। हाँ भाई, क्यों नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। एग्जांपल के जरिए समझा, प्रूफ कर दिया। इन दोनों के सम को मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क के बारे में देखा, वो पावर होती है, फॉर्मूला देखा, यूनिट देखी, 1 वॉट को डिफाइन किया, और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। नोट कर लो। तो यार चैप्टर तो यहां पे कंप्लीट हो गया है, पर जाने से पहले एक शायरी तो बनती है। कुछ दिन पहले वैलेंटाइंस डे होके गया है, कईयों के एग्जाम्स चल रहे होंगे, कईयों के शुरू होने वाले होंगे। तो यार इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक शायरी दिमाग में आ रही है, जरा ध्यान से सुनना। अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, और पुत्र जी अब जिससे भी मोहब्बत होगी एग्जाम के बाद होगी। ठीक है चलो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ। नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुम नीचे मुझे कमेंट करके हमें बता सकते हो। कोई फीडबैक देना हो तो वो भी दे सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हो तुम लोगों से अगले लेक्चर में साउंड चैप्टर की 1 शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर बाकी चैप्टर्स की 1 शॉट वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो। अगर कोई स्ट्रैटेजी वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे इन 1 शॉट वीडियोस को देखने के बाद प्रिपरेशन करी जाए तो यहाँ पे क्लिक करो। बाकी मैं चला, बाय बाय।